जो दिए गए हैं, जैसे बहुपत्नी वाले मामले में कहा गया कि उसकी जो है सहमति दी गई है, तो उसके साथ कई तरह की बंदिशें हैं, कई तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन जो है लोगों को मालूमात ज्यादा नहीं होती है और उससे जो है भ्रम पैदा होता है। इन सभी बिंदुओं पर और आगे भी, जैसा कि हमारे आखिरी कॉलर ने सवाल उठाया था श्रावणों वाले मामले की, तो उस पर भी हम व्यापक चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं मुस्लिम विवाह और उससे जुड़े कानूनों पर। डॉक्टर नुसरत, जैसे कि हम इस ब्रेक से पहले शादियों पर चर्चा कर रहे थे, किस तरह की बहुपत्नी वाली प्रथा पे भी कर रहे थे, कुछ मैं पढ़ रहा था तो उस दौरान मुझे पता चला कि कई तरह की रोक भी है। जैसे रिलेशन को लेकर एक मिथ है लोगों में, हमारा देश जैसे बहुधर्मी देश है, ऐसे में और जो है सांप्रदायिक सद्भाव, आपको पता है कि इस तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। इसलिए मैं दर्शकों के नजरिए से भी ये जानना चाह रहा था कि आप उस पर क्लेरिफाई करें किस तरह की चीजें कही गई हैं रिगार्डिंग। जैसे कहा जाता है कि ब्लड रिलेशन को लेके भी एक शादी का है, और इस तरह के और भी कुछ है तो आप बताएं। हाँ, प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं मैरिज में कि आप जो हैं वो अपनी माँ के रिश्तेदारों से, माँ के बड़े जैसे उसके फादर या उसके बहनें, मदर, उस रिश्ते में शादी नहीं कर सकते। ऐसे ही आप अपने नीचे वाले रिश्तों में, जैसे कि अपनी बीवी, फर्दर अपनी डॉटर से या अपनी सिस्टर से, ऐसे रिश्तों में इंडल्ज नहीं हो सकते। अपनी वाइफ के रिलेशनशिप वाले लोगों से जायज शादी में नहीं आप जा सकते। आप अगर वाइफ है वो अपने हस्बैंड के ऐसे रिलेशन जो असेंडेंट और डिसेंडेंट्स कहते हैं उनसे शादी में नहीं जा सकती। फिर फोस्टर रिलेशन होते हैं। फोस्टर मदर जैसे जिस माँ ने उसे पाला हो, दूध पिलाया हो, तो उस माँ के जो और बच्चे होंगे, जो उसके अपने बच्चे होंगे, उनसे आप शादी नहीं कर सकते। ये एक रिलेशनशिप होता है। फिर उसके अलावा बीवी की बहन के साथ पैरेलली आप शादी नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड डिग्री में ही आ जाता है। उसके अलावा शादी अगर एक औरत से जिससे आपका तलाक हुआ है उससे आप दोबारा शादी नहीं कर सकते। एक प्रोसेस के बगैर कि वो शादी आपने तलाक दे दिया, उसके बाद वो इद्दत में जाएगी औरत, और फिर उसकी किसी और के साथ शादी होके फिर इद्दत में जाके फिर उसके साथ शादी, दोबारा आप अपनी बीवी से शादी फौरन नहीं कर सकते। ये रूल है। मैं सिर्फ ये कह रही थी, जो आखिर में आपने फरमाया कि भाई आप अपनी तलाकशुदा से दोबारा शादी नहीं कर सकते। अब इसमें जो बाकी की जो बात है वो एक साथ उसी सांस में लेनी नहीं चाहिए, कहनी नहीं चाहिए। फिर उसी से एक दूसरी तरह का जो परवर्जन है वो पैदा हो जाता है कि आपको वेयर विदल या उसका आपको उसका चोर दरवाजा आप ढूंढते हो, और वो क्रिमिनल एक्ट है होता है बिल्कुल। तो ये बात यहीं पर खत्म हो गई कि आप अपनी तलाकशुदा से दोबारा शादी नहीं कर सकते, बात खत्म। तो ये इसके अलावा जो आपने आगे कहा कि मैं चाहूंगी कि उसको यहीं पर ये समझा जाए, जो दूसरा तरीका है वो चोर दरवाजा है, और वो चोर दरवाजा अगर कोई अपनाता है वो गुनाह की श्रेणी में आता है। इसी बात को बात कर रहे हैं कि वो प्रोहिबिटेड हो जाता है, फिर आप नहीं कर सकते। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से, सुभाष तंवर साहब दिल्ली से हैं। आप पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ सुभाष जी, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, मैं दिल्ली से सुभाष तंवर बोल रहा हूँ। हाँ जी तंवर साहब, स्वागत है। एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। ये जो इसमें एक बड़ी मेरी अपनी तरफ से मेरी अपनी राय हो, तो ऐसे ये गलत है तो नहीं कह सकता। हाँ जी। ये तो आप लोग बताएंगे कि तो इनमें जो मुझे सबसे बड़ा मेरे मुसलमान भाई जो ये कहते हैं कि भाई 3 बार में बोल रहे थे तल्लाक तल्लाक, एक तो ये सबसे बड़ा मेरी अपनी नजरों में गलत है। दूसरा, इन पे एक बैन क्यों नहीं लगता है कि 2-2 शादी करते हैं, 3-3 शादी करते हैं, तो ये ऐसा क्यों करते हैं कि भाई इसमें इनके लिए ना बनाया जाए कि भाई क्यों ऐसा करते हैं। इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जिस लड़की से एक से शादी की उस दूसरी लड़की को दे दिया, गलत कर दिया, बिल्कुल तो गलत है। सुभाष जी समझ गया हम आपकी बात को। जिस तरह से बहुपत्नी वाली बात पे तो हमने अभी जो है कार्यक्रम के पिछले सेगमेंट में काफी विस्तार से चर्चा किया था
कि जिस तरह वो जिन समय में ये हुआ था उस समय का उदाहरण दिया गया था, और साथ में कहा गया आज के परिदृश्य में काफी मुश्किल है इस तरह का करना। सुभाष जी को से मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुभाष जी आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, और मुसलमान महिलाएं जो कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रही हैं और मांग कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं कि जो ट्रिपल तलाक है या त्वरित तलाक है, जो एक बैठक में 3 बार मुंह से 3 शब्द निकाल के दे दिया जाता है, ये बाकी सभी इस्लामिक मुल्कों में ये कहीं नहीं रह गया है, ये हर जगह बैन है। ये सिर्फ भारत में ही ऐसा रह गया है, क्योंकि भारत में अभी तक हम लोगों ने अपने एजेंडा सेटिंग, मुसलमान महिलाओं की एजेंडा सेटिंग अभी तक उस हद तक नहीं हुई है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी बात सुने और वो उसके ऊपर कोई कान धरें। हो ये रहा है क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये तो कोई बेचारे लोग हैं, ये वोट बैंक है नहीं, और इनके मर्दों को समझाना है कि भाई तुम हमें वोट दो तो ये सारे के सारे हमको वोट दे देंगे। ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स में हमारी कमी है कि हम अभी तक वोट बैंक बन के नहीं उभरे हैं, अपने एजेंडा को सामने नहीं रख सके हैं, जिसमें कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ हो जाए और ये ट्रिपल तलाक भी बैन हो जाए, बहुपत्नी का जो कानून है उसमें भी सुधार आ जाए और बाकी के सारे कानूनों में सुधार आ जाए। और ये जो एक तरह का लीगल हॉलीडे ये जो मर्द लोग एंजॉय कर रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि अभी तक मुसलमान महिलाएं वोट बैंक के तौर पे उभर नहीं पाई हैं इस मुल्क में। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले कॉलर हमारे जुड़े हुए उनसे उनका भी सवाल ले लेते हैं। राजेश हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। राजेश जी पूछिए अपना सवाल। राजेश जी शायद उनसे संपर्क टूट गया है। मैं डॉक्टर सैफ मोहम्मद आपसे पूछना चाहूंगा, महमूद सॉरी माफ कीजिएगा, मैं पूछना चाहूंगा जिस तरह से ये कोडिफिकेशन की बात चल रही है कि पर्सनल लॉ का होना चाहिए, आपके क्या विचार है? बिल्कुल होना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से किसी भी पढ़े लिखे आदमी का जो इस विषय से ताल्लुक रखता होगा उसका कोई दूसरा विचार नहीं हो सकता। बिल्कुल कोडिफिकेशन होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम लॉ पे इतनी ज्यादा मिसगिविंग्स हैं ही इसीलिए क्योंकि मुस्लिम लॉ जो है वो कोडिफाइड नहीं है। दूसरी बात जो इन्होंने सवाल पूछा ट्रिपल तलाक के बारे में, ये ठीक है कोडिफाइड नहीं है ये मुस्लिम लॉ, लेकिन 2008 के बाद कम से कम दिल्ली में जो है इसकी ट्रिपल तलाक की कोई मान्यता नहीं रह गई है। दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है मसरूर अहमद वर्सेस स्टेट में जस्टिस बदरुद्दीन अहमद का कि ये ट्रिपल तलाक आप कहें या आप उसको जो है 10 बार तलाक दें, वहां बैठ के पहली बात उसको एक ही तलाक माना जाएगा। दूसरी बात ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि ये पहले ऐसा होता था कि साहब आपने जो है अपने घर बैठे अपनी तलाक दे दी अपनी बीवी को, नहाते हुए बाथरूम में बैठे तलाक दे दी आपने अपनी बीवी को, और वो मौलाना कहते थे कि साहब बिल्कुल ये तलाक जो है ये पूरी तरह से जायज है, मानी जाएगी पूरी तलाक। जब बीवी कोर्ट में आती थी अपना मेंटेनेंस नफका मांगने के लिए तो वहां आप जो है अपने जवाब में वहां कहते थे लेकिन मैंने तो इसको 2 साल पहले ही तलाक दे दी है इसलिए मैं काहे को इसको मेंटेनेंस दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब बिल्कुल चलने वाला नहीं है। मुस्लिम लॉ खुद ये कहता है कि पहली बात ये कि तलाक जो है वो सिर्फ कॉम्पेलिंग और वर्स्ट सिचुएशन में दी जा सकती है, और कैसे दी जाएगी, इट हैज टू बी द लास्ट रिसोर्ट। अगर आपका बिल्कुल जो है किसी तरह से निभ नहीं रही है, 4 लोगों ने कोशिश कर ली है, 4 बैठकें हो गई हैं, कंसिलिएशन की कोशिश कर ली गई है, फिर भी पॉसिबल नहीं है तो आप तलाक दे दें, और उसके भी कुछ कायदे कानून हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कोर्ट में कि आपने वो सब फॉलो किया। अगर आपने वो सब फॉलो किया तो इसको एक तलाक माना है। लेकिन जो हमने देखा है, चाहे हो सकता है कॉडिफिकेशन ना हो या थोड़ी भ्रांतियां हो, हमने देखा है कोर्ट और उसके बीच में काफी जो है, शिवा कुछ कहना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ जो आपने कहा महमूद साहब ने वो बिल्कुल सही है। सवाल ये होता है इसमें कि जो मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं उसमें तो बहुत साफ सुथरा इंसाफ मिलता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में जिस तरह की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं महिलाओं की, मुसलमान महिलाएं इतना महंगा कानूनी रास्ता नहीं अपना पाती हैं, और वहां पर इसी दिल्ली में ट्रिपल तलाक अभी भी हो रहे हैं, जिसको जो मोहल्ले की पंचायत है वो बैठ के कह देती है कि हाँ भाई ये तो हो गया, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो सुप्रीम कोर्ट में मामले जा रहे हैं वहां तो बहुत उम्दा न्याय मिल रहा है, बहुत शानदार न्याय मिल रहा है, और कुरान की व्याख्या करके, कुरान की वर्सेस को कोट करके न्याय मिल रहा है। ये तो बहुत साफ बात है। लेकिन क्योंकि कानूनी जो प्रणाली है वो अपने आप में इतनी महंगी है और उसमें इतना समय लगता है कि उसमें हतोत्साहित होकर के मुसलमान महिलाएं अपने जो काजी लोग जो फैसले कर रहे हैं, जो मस्जिदों में बैठ के या घरों के अंदर बैठ के फैसले हो रहे हैं, उसमें जो गड़बड़ियां अभी चल रही हैं उन पर रोक लगने का कोई तरीका अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये जो ट्रिपल तलाक का जो मामला है, कोर्ट हमारे इंटरप्रेट कर रहे हैं कुरान को, और कुरान की रोशनी में फैसले दे रहे हैं और शानदार फैसले दे रहे हैं, लेकिन अभी जो ग्रास रूट लेवल है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है और वहाँ कोई इंसाफ हो नहीं पा रहा है। इस पे हम चर्चा करेंगे। सर, मैं झारखंड से कॉलर जुड़े हुए हैं, धर्मनाथ जी पूछे अपना सवाल। जी नमस्ते सर। नमस्ते।
मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष, हाँ जी, अगर उनकी एक से अधिक शादियां हैं और दोनों तीनों से बच्चे हैं, हाँ जी, तो क्या ये एक महिला के लड़के की शादी दूसरे महिला के लड़की से क्या हो सकती है क्या? जैसे दूध पीने पर हम सुनते हैं कि बंदिश है कि एक माँ का दूध पिया हुआ बच्चा नहीं होना चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है? क्या हो सकता है क्या? पूछ लेते हैं डॉक्टर नुसरत से। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाते हैं। एक, क्योंकि बाप उनका एक ही है और वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में मैरिज नहीं हो सकती। और ऐसा कभी हुआ भी नहीं, कोई ऐसी मिसाल भी नहीं है। हाँ, जब पता नहीं कैसा सवाल है। फॉस्टर मदर तक का नहीं हो सकते। जैसे कई बार किसी लेडी को पालना पड़ जाता है बच्चा, तो उसके अपने बच्चे में और उस पाले हुए बच्चे में भी आपस में शादी मना है। जो समस्या है नहीं उसका समाधान क्यों ढूंढे? समस्या ही तो नहीं ये है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल इसको नहीं हो सकता। मैं उसी तलाक या उससे जुड़े हुए मसले पे ही जो है चर्चा को आगे ले जाऊं। जिस तरह से आपने प्रोहिबिशन पे बात की और हमने कई तरह के जो है पाबंदियां हैं शादी को लेकर या हाँ, जैसे एक और भी चीज है, जैसे एक मुस्लिम मेल किससे शादी कर सकता है? मुस्लिम मेल मुस्लिम वीमेन से कर सकता है, और एक और वर्ड यूज होता है किताबिया से कर सकता है। लेकिन एक मुस्लिम औरत जो है वो सिर्फ एक मुस्लिम मेल से शादी कर सकती है। नहीं, अब इसमें भी आ गया है, फतवा आ गया है। मुस्लिम फतवे के अलावा, उसके अलावा हाँ, फतवे के अलावा अब आप किताबिया जिसको ये कह रही हैं अहले किताब, तो पीपल ऑफ द बुक, हिंदुस्तान में अहले किताब आप क्रिश्चियन को कहेंगे। क्रिश्चियन, एक मिनट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, माफ कीजिए, उसमें बिल्कुल साफ ये बात लिखी है कि अगर एक भी पार्टी क्रिश्चियन है तो शादी क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से ही होगी, तो इसलिए बहस की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वेद जो हैं, जो डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी श्रेणी में जो आते हैं उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है और इससे फतवा भी आया है, तो इसलिए ये कोई मसला नहीं है। ये उसके शादी अलावा देखिए, अगर शादी किससे होनी, अगर वो किसी दूसरे रिलीजन को बिलोंग करता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट है भैया, वो किताबिया हो, अहले किताबिया हो या ना हो, फतवा हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मामला पारसी कम्युनिटी के ऊपर लागू होता है, बल्कि जो आप कह रहे हैं। यस, उसमें वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ वो बाहर कर दी जाती है, बिरादरी बाहर या समाज बाहर कर दिया जाता है, और उसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स भी चले जाते हैं, दूसरे राइट्स भी चले जाते हैं, मुसलमानों पर लागू नहीं होता है। लेकिन नुज़ुल मैम, जैसे वकील साहब भी बता रहे थे, कानूनी दायरे में काफी कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा है, लेकिन चूंकि जैसे कि चर्चा में निकला भी था कि शहरों में तो ये या पढ़े लिखे तबके में तो ये चीज रह जाती है, लेकिन ग्रामीण हलकों में हम देखते हैं कि उसकी अपने अलग तरह से व्याख्या होती है, अपने सुविधा अनुसार होती है, और जब हम जिसे सुनते हैं उस हिसाब से ऐसा लगता है कि पुरुष अपने फायदे के हिसाब से इसे कर लेता है, और गांव देहात के इलाके में हमने देखा है। आपको लगता नहीं है कि वो उस स्तर तक भी अब जो इसे समझना चाहिए, जिम्मेवारी बनती है लोगों की? बिल्कुल बनती है, और मेरे ख्याल में तो आजकल चूंकि टेलीविजन भी इतना पॉपुलर हो गया है, इसके थ्रू ये तो आपके जो मीडिया है ये काफी हद तक इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोग्राम करवा के ऐसे किस्म के मिथ्स को खत्म कर सकता है। और जब कोई ऐसा मसला हो जाता है जैसे कोर्ट जाना, बार बार ये बता रही है मैडम, हर एक के बस की बात नहीं होती, हर एक सिचुएशन में नहीं जाया जा सकता। बहुत जगह समझ और जान के भी लोग इसको बर्दाश्त करके रह जाते हैं जो ऐसी सिचुएशन, और ये सबके साथ होता है। अभी हमारे साथ कई बार नॉलेज की कमी की वजह से, और कई बार ही अपने सोर्सेज और सर्कमस्टांसेस की। अभी हमारे साथ एक कॉलर हरियाणा से है, शशांक। शशांक, पूछे अपना सवाल। सर मेरा प्रश्न, नमस्कार सर, मेरा प्रश्न है कि मेरे एक फ्रेंड ने मैरिज किया है। हाँ जी। गर्ल्स का एज 17 ईयर्स 11 मंथ है सर। तो हाँ जी, हाँ पूछे। गर्ल्स का एज 17 ईयर्स 11 मंथ है सर। हाँ जी। तो इसमें क्या वो लीगली करेक्ट है सर? इसमें क्या प्रोविजन है सर? लड़की क्या है, शादी एक ही धर्म में हो रही है या अंतरजातीय विवाह है? नहीं, एक ही धर्म में है सर, लेकिन एज का प्रॉब्लम है सर। एज गर्ल्स का एज जो है 17 ईयर्स 11 मंथ है, 18 ईयर्स में 1 मंथ कम है सर। तो फिर तो 1 महीने का इंतजार शायद कर लिया जाए तो ही बेहतर है। 18 शादी अगर हो गई है तो वो वैलिड शादी वैलिड है, असर नहीं पड़ेगा इसकी। शादी वैलिड है। जब वो 18 साल की हो जाएं और अगर वो अपना मन बदलना चाहें तो दोबारा जा सकती हैं कोर्ट में, कह सकती है कि हम ये शादी नहीं मानते जब वो 18 की हो जाएं। लेकिन ये लीगल शादी है, इसमें शादी में कोई कमी नहीं, शादी में कोई कमी नहीं है। हाँ, उनके माँ बाप को कैद जरूर हो सकती है। बिल्कुल। हाँ, अभी हमारा एक समय छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, तो विस्तार से चर्चा इसी विषय पर जारी रहेगी। बिल्कुल भी नहीं। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट के आखिरी इस चरण में, इस सेगमेंट में आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं मुस्लिम विवाह
और उससे जुड़े कानूनों पर। वकील साहब, हमने अब तक विवाह या उससे जुड़े तमाम बिंदुओं पर बात की, तलाक थोड़ा आंशिक तौर पे आया। अब मैं विस्तार से थोड़ा जानना चाहूंगा, जैसे कि कॉलर का भी सवाल था 3 बार तलाक को लेकर, उस पर आपने अपनी राय रखी। क्या ये इतना ही आसान होता है जितना सुनने को मिलता है कि तलाक को लेके या किस तरह की कानूनी चीज भी जुड़ी हुई है इससे? आप इस पर रोशनी डालें। नहीं, इतना आसान होता था और अभी भी कई लोगों का ये मानना है कि ये इतना आसान है कि आपने घर बैठे बैठे शौहर ने कह दिया तलाक 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 और तलाक हो गई। ऐसा नहीं है, ना ये इस्लामिक लॉ है, ना इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से इंटरप्रेट किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने शाही मारा और कई और केसेस में जो है इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि तलाक इस तरह से नहीं दी जा सकती है। आपको कुछ कायदे कानून फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप तलाक किस सर्कमस्टांसेस में दे सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है आपका दिल चाहा तो आपने तलाक दे दी, उसके सर्कमस्टांसेस होने चाहिए तलाक देने के। तलाक एक लास्ट रिसोर्ट की तरह ट्रीट होनी चाहिए, और जब सब कोशिशें जो हैं वो फेल हो गई हों शादी को बरकरार रखने की, तब जो है मुसलमान शौहर या मुसलमान बीवी भी ये राइट एक्सरसाइज कर सकती है कि वो इस शादी को डिसॉल्व कर दे। लेकिन उस राइट को एक्सरसाइज करते वक्त उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो भी इस राइट को एक्सरसाइज करने की प्री रेक्विजिट्स हैं, वो सारी प्री रेक्विजिट्स जो हैं वो पूरी हो गई हैं। आप पहली बात ये कि कोर्ट अब ये कहता है कि ये काफी नहीं है कि आपने जो है 10 साल बाद या 1 साल बाद ये कह दिया कि हाँ साहब मैंने 1 साल पहले इनको तलाक दे दी थी, चलिए उस तारीख से नहीं आज की तारीख से तो मानिए इस तलाक को। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं। इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई करा गया है कि आप ये बात जब तक प्रूफ नहीं करेंगे कि आपने तलाक जो है बाकायदा इस्लामी तरीका प्रिस्क्राइब किया गया है उस तरीके से दी है और उसको कन्वे कर दिया है अपनी बीवी को उसी तरीके से, और ये कि आपके लिए लास्ट रिसोर्ट था, तब तक वो तलाक जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अभी एक राजेंद्र सिंह जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हैं, इनका सवाल लेते हैं। पूछे सर अपना सवाल। हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो, पूछे अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल पैनल से ये है कि क्या ऐसा कोई ऑथेंटिक सर्वे किसी ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है जिससे ये पता लग सके कि एक से ज्यादा शादी करने वाले कितने लोग हैं और टोटल आबादी का वो कितना हिस्सा बनते हैं? नंबर 2, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन केसों की कितनी तादाद है जहां पे एक से ज्यादा मैरिज के मसले पड़े हैं? पहले मैं डॉक्टर नुसरत से पूछ लेता हूँ, कोई इस तरह का कोई सर्वे है? नहीं है इसका मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आया अभी, लेकिन इसका ये सर्वे है और सर्वे में रिपोर्ट ये है कि मुसलमान नहीं हिंदू लोग ज्यादा पॉलीगैमी में हैं। एक से ज्यादा विवाह जो है वो हिंदू ज्यादा कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सारी चिंता है जो मुसलमान और महिलाओं की है ये थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है। ये एक सर्वे है बाकायदा। दूसरी बात जो उनका जो दूसरा है कि कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं निचली अदालतों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक बात मुझे यहाँ पर ये कहनी है कि निचली अदालतों में खासकर फैमिली कोर्ट, चाहे वो किसी के मामले हों, हिंदू हो मुसलमान हो, उनकी बहुत ही बुरी स्थिति है। इस देश में फैमिली कोर्ट्स के हालात इतने खराब हैं कि वो तकरीबन वो पंचायतों से बहुत ज्यादा अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह का पूरा फ्रेमवर्क है उनका, तो जो आपके सामने मामले आते हैं जिनको हम यहाँ पर साइट कर रहे हैं, जिनका उदाहरण दे रहे हैं, ये वो इक्का दुक्का मामले हैं जो आ गए हैं ऊपर तक और जिनमें फैसले हो गए। लेकिन भारत में फैमिली कोर्ट के हालात बहुत बुरे हैं, सबके लिए बुरे हैं। एक कॉलर अब फिर जुड़ गए, उनसे मैं सवाल पूछूं। सीएम जेटली साहब हैं मुंबई से। जेटली साहब स्वागत है, पूछे अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार जी। जानना चाहूँगा एक मुस्लिम लॉ के अंदर मुट्टा मैरिज, MUTA मुट्टा मैरिज है जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बोलते हैं, उसकी बेस के ऊपर अरब लोग आते हैं और जो मोस्टली हैदराबाद या आंध्रा के साउथ में शादी करते शादी एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है या परमानेंट का या महीने का होता है और पेमेंट करते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिक वो डाइवर्स हो जाता है। क्या ये वैलिड है अभी तक? इतना जानना चाहता हूँ, धन्यवाद। वो उसके खिलाफ बहुत सख्त कानून बने हुए हैं और अब वहाँ पर ये जो हो रहा था, ये वहाँ पर उस कानून का आतंक ये है कि अब हैदराबाद से निकल के, ये बात सही है कि कुछ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हो रही थी और वहाँ से निकल के हैदराबाद या आंध्र प्रदेश से निकल करके अब महाराष्ट्र के दूरदराज के इलाकों में जा करके रिपोर्टें आई हैं और हम लोग उस पर भी नजर रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ये हुआ और उन महिलाओं का रिहेबिलिटेशन की भी बात हो रही है और उसमें हथकड़ियां लगी हैं। जो निकाह करवाने वाले काजी हैं उन लोगों को हथकड़ियां लगी और ये भारतीय कानून के तहत हो रहा है। इसमें न कोई मसला नहीं है, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला नहीं है, ये बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है।
मैं यही कह रहा था, नो मोर एग्जिस्ट एक्चुअली, बहुत कम है। अगर एग्जिस्ट करती भी हैं अगर तो अपराध के तौर पे क्रिमिनल, अपराध के तौर पे criminal है। अपराध जैसे कहीं कोई मर्डर कर दे तो मर्डर के खिलाफ कानून है और उसकी व्यवस्था है, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो ये अपराध के तौर पे कहीं हो रहा हो तो हो रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आ चुका है। शिवा, हम तलाक पे बात कर रहे थे, तो जिस तरह की तलाक की उन्होंने बताया कि उतना आसान भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि 1986 का कानून शाहबानों के बाद ही बना, और एक हमारे कॉलर ने सवाल पूछा था शाहबानों से जुड़ा हुआ, इस पे कुछ रोशनी आप डालना चाहें? पर्टिकुलर उस पर देखिए, बात तो अब दरिया में बहुत पानी बह चुका है, उसके बाद बहुत अच्छे कानून बन चुके हैं और शाहबानों की अब कोई रेलेवेंस नहीं बची आम है। नजरिए से जाना होगा, एक भ्रांति फैली हुई है। हाँ, भ्रांति है ये। शाहबानों का ऐसा है कि ये जो है एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कॉमन आदमी को कि शाहबानों का जो जजमेंट है वो जजमेंट 1986 के कानून से अपसेट कर दिया गया, पलट नहीं दिया, पलट दिया गया, बल्कि दानियाल लतीफी के केस में एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये बात तय की है कि ना सिर्फ ये कि वो कानून जो है वो वैलिड है जो 1986 में बना है, उसने शाहबानों के केस को पलटा नहीं था, बल्कि उस कानून को शाहबानों में जो डिसाइड हुआ है उसी की लाइट में इंटरप्रेट करना चाहिए। और 1986 के एक्ट के तहत मुसलमान डिवोर्स जो तलाकशुदा जो औरतें हैं उनको इतना अच्छा कॉम्पनसेशन मिल रहा है जो कभी सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर नहीं मिला था। ये मुसलमान मौलानाओं की अजीब, मतलब मुझे लगता है ये कैसी समझ है कि उन्होंने खुद बिठा करके भारतीय संसद को एक मुसलमान महिलाओं के लिए इतना शानदार कानून बनवा दिया जिसका उनको ये अंदाजा ही नहीं, वो इसी में खुश हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि अपनी चलाई और संसद की नहीं चलने दी। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आप कुछ कॉम्पनसेशन की बात बताएं जिस तरह से जो महिलाओं के हक में कही गई है, क्योंकि दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि थोड़ा महिला एक जो कॉमन लॉ है वो तो सेक्शन 125 सीआरपीसी है जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन है और उसमें डिस्पाइट एनी रिलीजन कोई भी जा सकता है। एक कोई भी मुस्लिम औरत को मेंटेनेंस देने का प्रोविजन है, बच्चों के लिए मेंटेनेंस, वाइफ के लिए मेंटेनेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट मुस्लिम वीमेन के लिए जैसा कि ये स्पेशल लॉ है और इसके अंदर और बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन हुआ है इस वाले कानून का मुस्लिम, हाँ ये फिर डिवोर्स वीमेन के लिए और वो वाला जो है वो बच्चों के लिए भी है, उसमें आपके बच्चों को भी मिलेगा और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लॉ का एक अलग से मेंटेनेंस का लॉ है, मुस्लिम वाइफ कैन गो। हाउएवर कुछ शुरू के जो जजमेंट है उसमें ये अपोज हुआ कि मुस्लिम वीमेन का तो एक बार ही डॉवर मिल गया अगर तो फिर उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आज की जुडिशरी ने बहुत अच्छी तरह बहुत सारे केसेस में इंटरप्रेट करा है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी इक्वली एप्लीकेबल और काफी हैंडसम कॉम्पनसेशन दिए जा रहे हैं। फिर कॉम्पनसेशन की जो अमाउंट आती है वो बड़े शुरू में जब इस सेक्शन का इंटरप्रिटेशन हुआ बड़ी फिक्स ही अमाउंट 500 रुपए महीना टाइप का मिला, मगर बाद में जब इंटरप्रिटेशन हुआ तो ये हैसियत के हिसाब से जो आदमी की तय था एक्ट के अंदर, हाँ तो वही तो उसको हाँ तो वो सीलिंग किस लिए, ये शुड बी एज पर द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन जो पे कर रहा है उसकी पेइंग कैपेसिटी, अगर वो बड़ा ऑफिशियल है उसकी अच्छी सर्विस है, इट शुड बी इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन टू दैट। वाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड भी वैसा ही होगा और आपकी देने की कैपेसिटी है तो आप वो दो। और वो मुस्लिम वीमेन के लिए कई अच्छे जजमेंट्स में अप्लाई हुआ। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी आजकल जाके जो है आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। शुभा, मैं अब थोड़ा महिलाओं के एंगल से जानना चाह रहा था, जितना आप समझ रहे हैं इसे या कहें परसेप्शन हो सकता है मेरा कि जितना आप देख रहे हैं इसमें पुरुषों को ज्यादा अधिकार है, महिलाओं को ऐसा लगता है कि महिलाओं को थोड़ा कमतर करके ये एक भ्रांति है या शायद इसमें है। देखिए, आप अधिकार शब्द जो है वो लीगल शब्द है, वो तो गलत हो जाएगा अगर आप ये कहेंगे पुरुषों को ज्यादा अधिकार है, लेकिन जो प्रैक्टिस है, जो मुस्लिम समाज की प्रैक्टिस है वो दिक्कत तलब है। और वो जो जैसे ही आप मुस्लिम समाज की प्रैक्टिस को इस्लाम समझने लगते हैं वहीं पर दिक्कत आ जाती है। तो एक बात यह है कि जो पितृसत्तात्मक ढांचे में लिथड़ा हुआ समाज होता है वो हर कानून को कानून के लेवल तक उठ नहीं पाता, वो कानून को अपने लेवल पे गिराने की ही कोशिश करता है। ये वही मामला है इस्लाम और मुसलमान की जो प्रैक्टिस का मामला है। जहाँ तक सवाल ये है कि कानून की बात है, अगर सिर्फ एक बात हो जाए वो है कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ।
وہ हो जाए तो हमारे सारे मसले जो हैं 80% मामले 85% मामले हल हो जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ है नहीं। लेकिन वही नहीं होने दिया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी महफिलें और रैलियां जमाते हैं मौलाना हजरात, लेकिन इस पर कभी बात नहीं करते कि मुसलमान अपनी ही बेटियों को, अपनी बहनों को जोहर दिलाने की बात है। यहाँ तक कि ट्रिपल तलाक एक सामने से नाइंसाफी की बात है, आप उसके ऊपर एक रूलिंग ले आइए अपनी तरफ से, आप मजबूत कीजिए सरकार को और जुडिशरी को कि हाँ जुडिशरी तो कर ही रही है, आप अगर नहीं करेंगे तो आपको लांग करके वो आगे बढ़ गए, उन्होंने तो कर ही दिया है, आप अपने चाहे जितना आप कहते रहिए। तो सवाल यही है कि अगर आज के जो दौर की जो नैतिकता है, जो आज के दौर की सही समझ है, हकों की समझ है, अगर उनसे आपका कोई नाता नहीं है तो ये समाज को आप फिर नहीं समझ रहे हैं, आपसे नाता नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल तौर पे कहूँ, क्या इतना आसान आपको लगता है ये? वो बिल्कुल आसान नहीं है, नहीं बिल्कुल आसान नहीं। देखिए, हम एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है जिसको कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ ही कहा गया है, और वो इस हद तक तैयार है कि अब लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर तैयार रखा हुआ है, और उसको लॉ मिनिस्ट्री को देना है या जिसको भी देना है, जिसमें उस पर आगे बहस हो सके, राष्ट्रीय स्तर पर बहस होगी और इसमें बहुत हंगामा होगा। उसमें पॉलिटिकल जो वोट बैंक है वो सारे एंगल से उसको समझा जाएगा, लेकिन ये आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और इस एक वजह से मुस्लिम समाज और इस्लाम शर्मिंदा हो रहा है लगातार। ये मौलानाओं को समझना चाहिए। मैं अपील कर रही हूँ यहाँ से कि आप कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ कीजिए, जिससे कि कम से कम इस्लाम शर्मसार होने से बचे। इस्लाम जो आप लोगों की जो मर्दों की हरकतों की बदनामी इस्लाम के सर जाती है, उससे बच सके। कार्यक्रम में बिल्कुल अंतिम चरण में हम बिल्कुल समय नहीं है, मैं आपसे तीनों से एक छोटी छोटी टिप्पणी जानना चाहूंगा। जिस तरह से हमने विस्तार पे मुस्लिम विवाह और भी बिंदुओं पे हमने चर्चा की, किस तरह की सुधार की गुंजाइश देखती हैं आगे? पहला सुधार तो यही हो सकता है कि अवेयरनेस क्रिएट करी जाए पीपल में। जैसा ये कह रही हैं, इसमें वक्त भी लग सकता है और अभी तो कोई शुरुआत भी नहीं है, तो मगर उससे पहले समाज को तो बहुत जरूरत है। तो कोडिफिकेशन होने से पहले ये हो सकता है कि अगर मिस इंटरप्रेट होने की जगह लोगों में राइट अवेयरनेस हो इस्लाम इटसेल्फ की, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह कि कोडिफिकेशन इस्लाम में खुद ही इस कदर डिफरेंसेस हैं, अपने अंदर पहले वो डिफरेंसेस खत्म कीजिए, खुद एक जो है कॉमन लॉ जो है वो पेश कीजिए, उसको फिर कोडिफाई करिए, पहले अपने डिफरेंसेस तो खत्म हो। दूसरी बात ये, जो बार बार मौलाना हजरात उलेमा हजरात ये कहते हैं कि साहब कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? फिर कौन इंटरफेयर करेगा? यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। बस यही जो इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो आपने कहा, मैडम ने कहा कि अवेयरनेस की बात है, मुझे लगता है कि जितने काजी कोड ऑपरेट कर रहे हैं इन सब का स्टैंडर्डाइजेशन कोडिफिकेशन सबसे पहले हो जाए। चलिए कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बाद में करिएगा, पहले इनको बेसिक ट्रेनिंग हो जाए कि ये क्या नहीं कर सकते, इनको पता होना चाहिए। इनकी वो बेसिक ट्रेनिंग नहीं हो रही, ये अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, परिभाषाएं निकाल रहे हैं। बिल्कुल। एक जो चीज इस चर्चा के दौरान निकल के आई, काफी कुछ ऐसी चीजें जो शायद मुझे भी पहली बार पता चली, और वो मैं समझ रहा हूँ कि संवादहीनता जो हमारे समाज में एक है, हम एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कम करते हैं, इस वजह से हम एक अलग तरह का परसेप्शन बना लेते हैं, भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं और शायद नकारात्मकता की तरफ जानने की कोशिश करते हैं। और कई चीजें निकल के आई कि शायद लोगों में अगर अवेयरनेस फैलाई जाए, उनमें जो है जागरूकता आए और कुछ चीजें हैं जिनको सुधारा जा सकता है, उसके लिए धार्मिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर